Hello guys, welcome back. So let's start our topic today. Since we have started a kind of lecture for upcoming NEET aspirants who are going to give their NEET examination in the upcoming May month. So as I said in my earlier video that we're gonna start a kind of lecture series for chemistry students. So today we will be taking atomic structure as a chapter, and we will be discussing whatever the formulas, the concepts which are needed to have to like kind of clear all your doubts or to rectify all the hurdles that are coming in this chapter. So let's get started. So basically atomic structure. सो सिंस ये चैप्टर बहुत सिंपल सा चैप्टर है और वो छोटा सा चैप्टर है यू जस्ट नीड टू हैव मेमोराइज नियर अबाउट 10 to 12 formulas which are kind of very much important to solve the questions regarding atomic structure. तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम एक सिंपल इनडिविजिबल सब्सटेंस होता है जिसे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते. तो जब हम एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करती हैं. तो अगर हमको एटम के नेचर को, एटम के स्ट्रक्चर को अगर हमको स्टडी करना है तो वी नीड टू नो कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो बेसिकली एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इन सब चीज़ों से ही बन के एक एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट बनता है. तो देखो अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन की मास होती है वो होती है 1.67 × 10⁻27 kg होता है. और जो उसकी E/m वैल्यू है ना, ये डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी वो एनोड रे से हुई थी. ठीक है. बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की. तो न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास भी नियर अबाउट प्रोटॉन के आसपास ही होता है. और न्यूट्रॉन्स का जो डिस्कवरी किया था उन्होंने किया था जेम्स चैडविक ने किया था. उसी तरह इलेक्ट्रॉन को हमने कैथोड रो ट्यूब से फाइंड किया था. और इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो जे थॉम्सन के स्टडी से आई थी. ठीक है. तो इसकी जो E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रॉन्स यूज हुआ था. जो हम लोग जैसे मैंने बोला कि कैथोड रे जो है उससे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जो कि E/m वैल्यू ऑफ तुम्हारा पे डिपेंड नहीं करता है. दैट इरेस्पेक्टिव है कि नेचर ऑफ गैस क्या लिए थे या फिर इलेक्ट्रॉन हमने क्या यूज़ किया था. अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स. हम एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो लेट मी यूज़ अ मार्कर, ताकि मैं थोड़ा मार्कर यूज़ कर लूँ. ठीक है. तो मैं पहले कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ. कलर सिलेक्ट कर लिया मैंने. ठीक है. नाउ जो हम एटम में जब हम कभी भी मतलब किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं लाइक वहाँ पे एक्स है. एक्स के ऊपर मैंने ए लिखा है. उसका मतलब किसी भी एलिमेंट के हम उसके ऊपर साइड पे हम उसका मास नंबर लिखते हैं और नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है. तो ये एक कन्वेंशनल मेथड है या कन्वेंशनल साइन होता है किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए. तो कुछ टर्म्स जैसे होते हैं, कुछ एसोसिएटेड टर्म्स होते हैं एलिमेंट से, जैसे उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है. जो जनरली जो एटॉमिक नंबर होता है, हम एटॉमिक नंबर में जितने प्रोटॉन होंगे ना किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जितने उसके पास प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. आप उसे उल्टा भी बोल सकते हैं. जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही आपका उस एटम में या फिर उस एलिमेंट में उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. अब बात करते हैं मास नंबर. तो मास नंबर जो है ना वो दो चीज़ों से बन के बनता है. जो किसी भी एटम एलिमेंट का जो मास होता है दैट इज़ nothing but the sum of number of neutrons and number of protons that is present in the particular structure of your atom, your element, whatever you say. तो एज आई सेड कि हम मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं. और जो ए जो है तुम्हारा जो मास नंबर है वो दो चीज़ों से बन के बना होता है. दैट इज़ योर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक. ये रहा कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. तो चलिए बात करते हैं. एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, बट आई अपोलोजाइज कि ये ख़त्म नहीं हो रहा यार. हाँ. ठीक है. हाँ, आगे बढ़ते हैं. तो अभी तो हमने पीछे मैंने जैसे बात किया कि कुछ बेसिक टर्म्स जो होते हैं, कुछ सिंबॉलिक टर्म्स जिससे हम एसोसिएट करते हैं. अब बात करते हैं कुछ नई चीज़ें से रूबरू होते हैं.
लाइक आइसोटोप्स क्या होता है? तो देखो आइसोटोप्स वो चीज़ें होती हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं हम कार्बन के आइसोटोप पढ़ते हैं ना, तो कार्बन का नंबर एटॉमिक नंबर तो 6 होता है बट उसका मास डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन का मास नंबर 12 और मास नंबर 13, जैसे दो आइसोटोप्स बोलते हैं उसको, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बस मास नंबर डिफरेंट होता है। उसी तरह आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स मतलब वो चीज़ जिनके मास नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। जैसे प्रोटॉन देख लो, प्रोटॉन देख लो, मतलब हाइड्रोजन देख लो, हीलियम देख लो, जिसका एटम जैसे देख सकते हो आप, उन दोनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास सेम है। तो ऐसे चीज़ें जैसे पोटेशियम कैल्शियम को देख लो, वहाँ भी तुम्हारा एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट मास नंबर सेम, जो मास नंबर होता है वो सेम होता है। तो ऐसी जो भी एलिमेंट्स होती है उन सबको हम आइसोबार्स बोलते हैं। ना आइसोडाइफर्स क्या बोलते हैं? ऐसी मतलब आपको आइसोडाइफर्स उसको बोलते हैं जहाँ पे डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वो सेम होगा। जैसे आप देखिए, आप बोरोन देख लीजिए और कार्बन देख लीजिए, अगर आप इसके डिफरेंस को निकालते हैं ना, तो बोरोन में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर आप मास नंबर को एटॉमिक नंबर से डिवाइड माइनस कर देंगे तो आपको वहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। तो और प्रोटॉन तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन ही होता है। तो जब आप उन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस जो होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का डिफरेंस अगर वो सेम आता है तो उसे हम आइसोडाइफर्स बोलते हैं। सेम उसी तरह आइसोटोन्स किसको बोलते हैं? तो ऐसी जो भी एलिमेंट्स होगी या फिर सब्सटेंसेस, ऐसी जो भी सब्सटेंसेस जिनकी डिफरेंस जो होगा ना न्यूट्रॉन्स का, जो हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो ऐसी जो भी एलिमेंट्स जिसकी तुम्हारा जो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो पोजेस करते हैं उनको हम आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसोस्टीयस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 2-3 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है नीट में। लाइक दे आर बेसिकली द मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली एक टाइप का ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही है बट ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि दे आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, लाइक CO2 हो गया, N2O हो गया, ठीक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे तुम देख सकते हो CO देख लो, NO देख लो, तो इन दोनों जो है एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कंटेनिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। नाउ कुछ मॉडल्स थे जिन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लाइक जे थॉमसन मॉडल जो था, उसके मॉडल से हमने ये कुछ मॉडल, जैसे हर एक फेज पे हर एक टाइम पीरियड में कुछ मॉडल्स आए जिन्होंने ये बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, एलिमेंट कैसा दिख सकता है। तो कुछ जैसे सबसे पहला जो मॉडल आया था वो जे थॉमसन साहब का मॉडल था, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। जो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्कैटर्ड ऑल अराउंड द, मतलब ये में जो, जैसे कि हम तरबूज खाते हैं तो उसमें जो उसकी बीज होती है वो स्कैटर्ड होती है ना, तो सेम उसी तरह जो हमारा एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो स्कैटर्ड होती हैं। लाइक जो ना स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एन एटम कंसिडर टू बी अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड इट। तो जैसा मैंने बोला कि जो हम तरबूज खाते हैं तो जो रेडिश पार्ट होता है वो हमारा पूरा, जो उसको बोल सकते हैं हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिटेड है, लाइक वो बीज के फॉर्म में। जो इसका ड्रॉबैक्स ये था कि इसने एटम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाया था। उसके बाद थी रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, जिन्होंने गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि जो तुम्हारा एटम कैसा दिखता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी है एंड ऑल। इलेक्ट्रॉन, उनके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, तो जो रेडियस होगा वो था उनका 1.33 × 10⁻⁻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 ⁻
समझाने के ये में, सो इसे भी विद टाइम इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आई थी, ये डिस्कार्ड क्यों किया गया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल्स के थियरी के हिसाब से कि अगर कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो चेंजिंग डायरेक्शन कॉजेस एक्सीलरेशन, तो विद टाइम क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके चलते ये जो एक्सपेरिमेंट था वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स नहीं प्रूव कर पाए, इसीलिए वो भी एक जो मॉडल था वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, सो जो भी हमारा वाइट लाइट होता है, जो भी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो चार नियर अबाउट 7 टाइप की है, जिसकी ट्रिक होती है CGX UV IMR, जो होता है कॉस्मिक रे, गामा रे, यूवी रे, IR, विजिबल, एक्स रे, उसके बाद आपका रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। ठीक है, और उसका बाद आएगा तुम्हारा आ जाएगा ये बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, जिसके हिसाब से जो तुम्हारा नहीं सॉरी, इसके पहले तुमको आया था प्लैंक्स कांस्टेंट वाला जो मॉडल था, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी और जो क्वांटा ऑफ पैकेट की जो एनर्जी होती है वो होती है E=h/ν, या फिर इसको बोल सकते हैं E=hc/λ, where c is equal to speed of light, where lambda is equal to wavelength and h is equal to Planck's constant, इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। आप एनर्जी को लिख सकते हैं, एनर्जी जो होती है पर एक क्वांटा की, जो फोटोन्स की जो एनर्जी होती है वो होती है 12400 डिवाइडेड बाय, अगर जो वेवलेंथ अगर आपको आर्मस्ट्रांग में दी हुई तो आप उसको ऐसे इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज़ 12400 बाय लैम्डा इन EV के टर्म्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो रेडियस, जिस रेडियस पे बोर्स मॉडल के हिसाब से जो रेडियस ऑफ मतलब जब इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रही है, जिस ऑर्बिट में घूम रही है, उसकी जो रेडियस होती है वो होती है 0.529 इंटू 10 इंटू n² आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और वेलोसिटी जो होगी वो होगी 1.88 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड इनवर्स। जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इंटू Z²/n² इंटू EV के टर्म में पर एटम। सो ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं, दैट इज योर रेडियस, वेलोसिटी एंड योर टोटल एनर्जी, इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर साल इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, किसी न किसी फॉर्म में आपको जेड दे देगा, एन पूछेगा, या फिर डायरेक्ट बोल देगा कि अगर एन की वैल्यू ये होगी तो एनर्जी कितनी होगी, नॉल। ठीक है, और अगर डिफरेंस इन एनर्जी लाइक अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल में चला जाता है तो, और डिफरेंस इन जब एनर्जी हम पूछते हैं तो उसकी फॉर्मूला हो जाती है -13.6 इंटू Z², where Z is equal to atomic number और डिवाइडेड बाय 1/n1² माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर EV पर एटम। वहाँ पे n1 जो है तुम्हारा लोअर ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी लेवल होता है, n2 जो होता है हायर एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, अब देखो आयनेशन एनर्जी जो होती है वो कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक मतलब इजेक्ट करने के लिए, मतलब जो भी ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए, दैट इज़ योर आयनेशन एनर्जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिडबर्ग इक्वेशन, जिसके अकॉर्डिंग ये है 1/λ, जिसको हम वेव नंबर बोलते हैं, इज इक्वल टू RH, जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी इज इक्वल टू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z², where RH इज इक्वल टू 1.1097770 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। और n1 और n2 जो है तुमको मैंने बताया कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, n1 इज योर लोअर एनर्जी लेवल और n2 जो है हायर एनर्जी लेवल, एंड Z इज योर एटॉमिक बेसिकली एटॉमिक नंबर, या फिर जो भी एलिमेंट होता है ना उसका, जैसे हीलियम हो गया तो उसके बाद Z की वैल्यू हो जाएगी 2, इसी तरह। उसी तरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से, पूछता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दे देगा, तो पूछेगा कि कितना मतलब तो इसका ये भी सिंपल आ जाता है, लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन्स जो होती है, मींस जो जब हम n2 को इन्फराइट कर देंगे तो लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगी। और इसी तरह लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम वाली होगी, तो जो आपको n1 जो होगा वो आपको लोएस्ट तो होगा ही, लेकिन n2 जो होगा वो जस्ट उसके बाद वाला जो लाइन होगा उसको हम बोलेंगे तुम्हारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला। सिमिलरली जब हमको स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी होगी, जब इलेक्ट्रॉन जब हाई एक्साइटेड स्टेट से जो लोअर एक्साइटेड स्टेट आ रहा है, तो उस समय जो भी मतलब आपका स्पेक्ट्रल लाइंस होगा, जितनी एनर्जी एमिट होती है, तो उस समय जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी, जो साइज की पैटर्न आपको स्पेक्ट्रम में दिखेगा, उसकी फॉर्मूला हो जाएगी n×n-1/2। ठीक है, उसी तरह जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस बिटवीन टू पर्टिकुलर सीरीज में हो जाएगा, तो उसकी फॉर्मूला डायरेक्ट आपको सिंपली माइनस कर देना है n2 माइनस n1, जो एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा आपको उसको सिंपल माइनस कर देना है। उसके बाद हम जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 4-5 लाइन्स आते हैं, लाइक लाइमन सीरीज, बार्मन सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी सीरीज। ठीक है, अब बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का।
तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से कुछ नहीं है, एक सिंपल सा लेमन्स लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये जो है आपको डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है कि लाइट के पास जो हो सकता है वेव नेचर भी होता है और तुम्हारा वेव पार्टिकल नेचर भी होता है। उसके अकॉर्डिंग जो ये था, जो वेवलेंथ था, उसको उन्होंने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv और h/p। ठीक है, और जो द सर्कमफरेंस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लिखते हैं 2πr n इज इक्वल टू n लैम्डा। नंबर ऑफ वेव्स और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वह जो n हो सकता है। ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/2m ke। अब ये 2m ke कहाँ से आएगा, तो हम जानते हैं तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अगर आप उसे इक्वेट करेंगे तो आपको ये p की जगह आपको √2m ke निकल जाएगा। उसके बाद हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि हम एक वक्त पे दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट नहीं कर सकते, लाइक मोमेंटम और पोजीशन को। उसके अकॉर्डिंग फार्मूला ये था कि जो चेंज इन अनसर्टेनिटी जो था वो डेल्टा एक्स इंटू मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन h/4π के अकॉर्डिंग है कोई, जहाँ पे डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, डेल्टा वी जो है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, m जो है मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं अब। तो देखो हमारे पास चार टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो पहला क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको बताता है कि साइज ऑफ सेल कितना है। तो मैं बता दूं कि जो एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एक सेल में, n² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कितने टाइप के सब सेल होंगे इन सेल में, तो वो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना उसमें सेल्स होंगे। अब बात करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर को लाइक कुछ नहीं है, ये आपको बताता है कि कितने सब सेल हैं एक सेल में। तो यह बात आपको शेप ऑफ सब सेल बताता है कि कौन से सब सेल हैं, उसका शेप क्या है, उसके बारे में अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, तो हम अजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो वो एस मतलब उसकी शेप जो स्पेरिकल होगी। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो वो डम्बल शेप होगी। अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो डम्बल शेप होगी। अगर एल की वैल्यू 3 होगी तो वो डिफ्यूज होता है। तो हम उसको मतलब लाइक अगर हम एल की वैल्यू 0 उसको शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल के टर्म्स में बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल होते हैं वो होता है 2 इंटू l+1 होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल कितने होंगे, 2l+1 फॉर्मूला से निकाल देंगे। और l इज योर अजीमुथल क्वांटम नंबर, लाइक वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √l इंटू l+1 h/2π। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो गिवन बाय लिंडे ने से दिया था, इंडिकेट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट्स दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वैल्यू ऑफ m जो होता है -l2 +l तक लाई करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट जो होते हैं वो 2 ही होते हैं और अपोजिट स्पिन में होते हैं। ठीक है, जो आपका डी सबसेल होता है उसमें हमारे 5 मैग्नेटिक मतलब 5 मैग्नेटिक वैल्यूज पॉसिबल है, -2 -1 0 +1 एंड +2। उसी तरह पी सबसेल में 3 मैग्नेटिक वैल्यूज पॉसिबल है, -1 +1 एंड 0। स्पिन क्वांटम नंबर जो है गिवन बाय अंसलैक एंड गॉडस्मिट ने दिया था। वैल्यू जो है जो स्पिन की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस आप दोनों पॉसिबल है। टोटल वैल्यू ऑफ स्पिन इन एन एटम इज +½ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला होता है √s इंटू s+1 h/2π होता है। उसके बाद कुछ 4 प्रिंसिपल्स आई थी, जैसे अबाउट प्रिंसिपल आ गया था, n+1 रूल आया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया था, हुंसुल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आई थी। इसके अकॉर्डिंग जो हम किसी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो जैसे अबाउट प्रिंसिपल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इन अ सबसेल, लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम सबसेल को अरेंज कर रहे हैं, और हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी इसी वे में करते हैं, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और n+1 रूल क्या बोलता है, द सबसेल विथ लोवेस्ट n+1 वैल्यू इज फील्ड ऑफ फर्स्ट, बट व्हेन 2 और मोर सबसेल हैव सेम नंबर ऑफ n+1 रूल देन वैल्यू ऑफ सबसेल विथ लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n इज फील्ड फर्स्ट। ठीक है, जैसा बताया कि n+1 रूल यही बोलता है कि जिसकी n+1 की वैल्यू कम होगी वो सबसे पहले फिल करेंगे, बाद में दूसरे वाले को फिल करेंगे। उसके बाद पढ़े थे हमने पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल, जो ये बोलता है कि पॉली स्टेटेड दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी ऐसे एटम नहीं होंगे जिसपे चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो, लाइक तुम्हारा
तुम्हारा आया था ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इजमेथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कोई भी चार सेम नहीं हो सकते, उसमें एक ना एक डिफरेंट जरूर होगा। और यही प्रिंसिपल जो है पॉली एक्सपोनेंशियल प्रिंसिपल हमें सजेस्ट करता है। सबसे लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल इन सच अ वे दैट सो एज टू गिव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल साइन, कि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले ऑर्बिटल्स में सिंगली करते हैं, बाद में उसको डबल ऑक्यूपाई करते हैं। तो यही सिंपल सा एक रूल है, लाइक हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और एक टीम मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जो हाफ फील्ड कन्फिगरेशन और फुल फील्ड कन्फिगरेशन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए हम इसीलिए हम क्रोमियम और एक कॉपर में हम देखते हैं कि पहले हम 3d5 4s1 होता है और कॉपर में 3d10 4s1 होता है, क्योंकि फील्ड फील्ड और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। So yeah, this is all about your तुम्हारा atomic structure. Hope you have enjoyed this lecture. If you find this lecture useful and like benefiting for you, then do like, share and subscribe this channel, and do share among your friends so that I'll be also benefited from you people. So yeah, that's it for today. Signing off. Bye bye.